बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कल के रोज 4 मैचेस खेले गए और चारों के चारों ड्रॉ हो गए। बहुत सी ऐसी टीमें थी जिनको बड़ा फेवरेट करार दिया जा रहा था। इन 4 में से 3 तो ऐसी थी जिनको फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ओपोनेंट टीम जो है वो मैच बराबर करने में कामयाब होगी। और इसकी सबसे बड़ी जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी वो ग्रुप एच में जो बड़ा सरप्राइज मिला स्पेन को, जो कि रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, उसको मैच बराबर किया, ड्रॉ किया कैप वर्डे ने, जिसकी रैंकिंग 67 है। ये सूरत हाल कल बनी रही है और उनका गोलकीपर जो कि आजकल बहुत ज्यादा खबरों में है, कल की रात से लेके अभी तक बहुत ज्यादा खबरों में है। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हैं वो हजारों से मिलियंस में चले गए। वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ मिस्र और बेल्जियम का 1-1 से बराबर हो गया। उसके बाद सऊदी अरब और यूरुग्वे का 1-1 से बराबर हो गया। सऊदी अरब की 61 रैंकिंग है और यूरुग्वे की 16th रैंकिंग उसका नंबर है। ठीक है, ये भी एक बड़ा अपसेट आप इसे कह सकते हैं। और सऊदी अरब को जो ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो लीग उन्होंने शुरू करवाई है फुटबॉल की, क्या उसका फायदा हुआ है जो इस तरह की मैचेस अब वो बराबर करने लग गया है। बहरहाल ये सऊदी अरब के लिए जीत है। और उसके बाद जो मोस्ट पॉलिटिकली चार्ज टीम है इस वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की, वो है जी ईरान, जिसने न्यूजीलैंड के साथ मैच 2-2 से बराबर कर दिया और ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। बहरहाल न्यूजीलैंड फेवरेट करार दी जा रही थी। अमरीकी सरजमीन पर ईरानी झंडा लहरा दिया गया, ईरानी नेशनल एंथम जो है वो वहाँ पर प्ले किया गया और मैच होने के बाद फौरी बाद उनको वापस मैक्सिको रवाना कर दिया गया। ये कुछ चीज़ें सारी इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। अहमद सईद साहब, 4 मैचेस कल हुए, 5 मैच हैं, कल चारों के चारों ड्रॉ हो गए और आपका जो बड़ा फेवरेट था, आपको यकीन था कि स्पेन ने जीत जाना, लेकिन कैप वर्डे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, उनके गोलकीपर ने 7 गोल जो ऑन रिकॉर्ड रोके, इससे ज़्यादा ही उन्होंने डायरेक्ट रोके होंगे। क्या माजरा है वैसे ये 40 साल गोलकीपर आजकल बहुत ज्यादा आज ही के रोज खबरों में आ गए। जी हाँ, मुझे ही क्या, जितने भी दुनिया में फुटबॉल के सपोर्टर हैं वो सारे ये सोच रहे थे कि स्पेन की टीम जो है वो कम से कम 4-5 गोल जो है वो स्कोर करेगी केप वर्डे के अगेंस्ट। और हम जो लोग रेगुलर फुटबॉल फॉलो करते हैं, जो चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग और ला लीगा और इस किस्म के तमाम कॉम्पिटिशन्स देखते हैं और इनको कंपैरेटिव फुटबॉल देखने की आदत है, वो इस किस्म के मैचेस ये सोच कर नहीं देखते कि इसमें ये तो बिल्कुल वन साइडेड अफेयर होगा और इसमें कोई जो है वो एक्साइटमेंट का पहलू इसमें नहीं होगा। क्योंकि केप वर्डे की टीम एक ऐसी टीम है कि जो पहली बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आ रही है। स्पेन दूसरी तरफ अगर आप देखें फीफा में रैंकिंग में दूसरे नंबर पर 2010 की फाते टीम, इस वक्त यूरोपियन चैंपियन यूरो कप भी वो जीते हुए हैं। तो स्पेन के बारे में ये इससे पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इस मैच में 4-5 गोल स्पेन आराम से स्कोर करेगी, लेकिन कल हमने जो रिजल्ट देखा है, मैं ये समझता हूँ कि अब तक वर्ल्ड कप में जितने भी इससे पहले भी काफ़ी सारे ऐसे मैच हुए हैं जिनमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिली है, लेकिन जो कल मैच हुआ है मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा रिजल्ट था अब तक के इस वर्ल्ड कप का, जिसमें एक ऐसी टीम ने जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, एक ऐसी टीम जिसके प्लेयर्स को लिंक्डइन के ऊपर तलाश किया गया, जिसके ये यूं कह लीजिए कि इनकी टीम ही पूरी नहीं हो रही थी खेलने के लिए, एक ऐसी टीम जिसका गोलकीपर, जिसका भी आप तज़किरा कर रहे हैं, 40 साल के वोजीनियो हैं, जो पोर्चुगीज सेकंड डिवीजन के क्लब में खेलते हैं, उसकी भी सेकंड डिवीजन में खेलते हैं। तो एक ऐसे उस टीम के बारे में कोई भी ये नहीं कह पा रहा होगा कि इस कदर ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस वो करेंगे एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो मशहूर है बॉल पोजेशन रखने में, जो मशहूर है अपनी बड़ी बड़ी टीमों को नॉकआउट करने में। स्पेन का जो फुटबॉल में एक मकाम है, जो मर्तबा है, वो किससे ढका छुपा है, लेकिन 74% बॉल पोजेशन रखने के बावजूद भी स्पेन की टीम गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सकी। और आखिरी लम्हात के ऊपर तो एक ऐसा मौका भी आया जब 2-3 काउंटर अटैक लगे केप वर्डे के, वहां पर अगर गोल स्कोर हो जाता तो ये शायद वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नतीजा होता अगर स्पेन की टीम ये मैच हार जाती। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो 1 पॉइंट कल केप वर्डे ने लिया है, ये पॉइंट भी 3 पॉइंट्स के बराबर है, क्योंकि जिस कदर शानदार अंदाज में उन्हें डिफेंस किया, जिस तरह से उन्होंने स्पेसेस नहीं दी बिटवीन द चैनल्स और बिटवीन द स्पेसेस, उन्होंने कोई ऐसी लूप होल नहीं छोड़ा अपने डिफेंस के अंदर। 90 मिनट तक डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, रेजिलियंस का मुजाहरा किया, टेम्परामेंट का मुजाहरा किया। एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो उनको आउट क्लास करने के लिए आई थी, वो टीम जब 70 मिनट में लमीन जमाल को उन्हें, यानी आप कॉन्फिडेंस का ये आलम देखें स्पेन का, स्पेन ने अपने सुपरस्टार लमीन जमाल को मैच स्टार्ट ही नहीं करवाया। अच्छा। उन्हें यह पता था कि हम उसके बगैर भी ये मैच बासानी जीत जाएंगे। डैनी ऑल्मो बेंच पर थे, निको विलियम्स बेंच पर थे, लेकिन 70 मिनट में जब गोल स्कोर करने में नाकाम रही तो फिर उनके जो मैनेजर हैं लाफंटे, उनके हाथ पांव जरा फूलते हुए नजर आए। फिर वो अपने असिस्टेंट मैनेजर के पास गए, उससे मशवरा किया और फिर उन्होंने इन 3 प्लेयर्स को मैदान में उतारा। लमीन जमाल गो के विंग पर लोरेंटे के साथ कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो कुछ मौकों के ऊपर क्रिएट करने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन वो उस गोल लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए जिसको क्रॉस करने के बाद गोल शुमार किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि केप वर्डे का ये ड्रॉ
ये अब तक के वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा नतीजा है। और केप वर्डे के बारे में, केप वर्डे की जो टोटल पॉपुलेशन है वो शायद पाकिस्तान के किसी एक मोहल्ले से भी कम है। अच्छा। और पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जैसी कंट्रीज के लिए इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी लर्निंग है कि आप जब तक गेम के लिए पैशन नहीं लाएंगे, आप जब तक गेम को प्रमोट करने के बारे में सीरियस नहीं होंगे, उस वक्त तक आप वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। और अगर आप गेम के साथ पैशनेटली अटैच्ड हैं, आप गेम के बारे में सीरियस हैं, आप यंग जनरेशन को इन स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में इंगेज रखना चाहते हैं, तो आप कम आबादी होने के बावजूद, कम वसाइल होने के बावजूद भी वर्ल्ड कप खेल लेंगे। एक बहुत दिलचस्प फुटेज जो है वो आज वायरल हो रही है। मैं आपको अगर उसके बारे में बताऊं कि केप वर्डे की जो लीग है, जो उनकी डोमेस्टिक लीग वहां पर होती है, उसमें 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ये आलम था। वो किसी खास मौके के एतबार से भी हो सकता है। उनका जो बॉल बॉय है, जो बॉल लेकर फील्ड में आता है, वो एक डंकी के ऊपर, एक गधे के ऊपर बैठकर बॉल डिलीवर करने आया था मैदान के अंदर। वसाइल की कमियाबी का ये आलम है उस मुल्क के अंदर। लेकिन वो मुल्क, उसने ना सिर्फ ये कि 10 में से 7 क्वालिफाइंग मैच जीते, उसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम्स में से एक स्पेन के खिलाफ उन्होंने ये मुकाबला जो है वो बराबर किया है। अब उन्हें यूरुग्वे और सऊदी अरेबिया से मैच खेलने हैं और अगर स्पेन के अगेंस्ट वो 1 पॉइंट ले चुके हैं तो शायद उन दोनों टीमों के अगेंस्ट भी वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ अब वो जाएंगे, कोई ना कोई अपसेट शायद वो इस टूर्नामेंट के अंदर भी कर दें। तो ये बहुत बड़ी खबर है फुटबॉल के वर्ल्ड से, केप वर्डे का ये ड्रॉ हो जाना। और स्पेन के लिए यकीनन अब मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि यूरुग्वे और सऊदी अरेबिया वो दोनों रिलेटिवली बेटर टीम्स हैं केप वर्डे। और ये वो 3 पॉइंट थे जो उनको आराम से हासिल करने थे, अपने जिसे कहते हैं कि जेब में डाल के उन्हें वहां से जाना चलो था। ये तो हम जीत ही जाएंगे, आगे की तैयारी करेंगे। 1 पॉइंट पर उन्हें इत्तफाक करना पड़ा है। और 74% बॉल पोजेशन, 27 अटेम्प्ट्स और 7 अटेम्प्ट्स ऑन टारगेट के बावजूद वो गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए। अच्छा, अब ये आपको पता है कि 45,000 समथिंग हजारों में फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर इस गोलकीपर के, जिसकी उम्र 40 साल है। कल से लेके आज तक अभी 24 घंटे कंप्लीट नहीं हुए, उनके 7.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मैंने अभी चेक किया, 7.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो ये पावर है गेम की, और इस तरह से आपको शनाख्त मिलती, इस तरह से आप हीरो बन जाते हैं कि 40 साल की उम्र में जिस तरह का उन्होंने पैशन शो किया है, जिस तरह की वो उन्होंने गेम खेली है, वो सबके सामने। अच्छा अहमद साहब, बीच में चले बेल्जियम और मिस्र का, तो इस पे बात करते हैं। ये जो सऊदी अरब और यूरुग्वे का मैच था, 16वें नंबर पे यूरुग्वे है। ये लास्ट वर्ल्ड कप में देखा कि एक अच्छी टीम थी, हमने देखा बड़े करीबी करीबी मुकाबले। सऊदी अरब 61वें नंबर पे है। सऊदी अरब ने जो अपनी लीग शुरू की हुई है, जिसमें रोनाल्डो भी जाके खेले हैं और भी 1-2 बड़े नाम हैं, वो सऊदी क्लब से खेलते हैं। उसका फायदा हुआ है कि ये इतनी इम्प्रूव चीजें करके यहाँ पर आए, इनहेंस चीजें करके, बहुत कुछ सीख के यहाँ पर आए। देखें, यकीनन फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि सऊदी प्रो लीग से पहले सऊदी अरेबिया हमें आती, जो हम 2002 से 2006 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। वर्ल्ड कप की बिगेस्ट एवर डिफीट जो थी वो जर्मनी ने 8 गोल मारे थे सऊदी अरब के अगेंस्ट। फिर 2018 के टूर्नामेंट में आपको याद होगा रशिया ने होस्ट किया, पहले मैच में रशिया ने 5 गोल कर दिए। तो सऊदी अरेबिया जो है वो लेकिन 2022 में वो आया तो उन्हें अर्जेंटीना को हराया, 2026 में आया तो उन्हें यूरुग्वे से पहला मैच जो है वो ड्रॉ कर दिया है। तो इन्हीं 4-5 सालों के दौरान अगर आप देखें तो इनकी जो सऊदी प्रो लीग थी वो डेवलप हुई, उसमें बड़े बड़े नाम आए। और जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वहां पर ट्रांसफर ले जाया जा रहा था तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी, मतलब खासतौर पर जो यूरोपियन लीग्स थी उनमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि ये वो लीग है जो यंग प्लेयर्स को भी अपनी जानिब लेके जा रही है। 30-35 साल के प्लेयर तो पहले भी कहीं ना कहीं लीगें छोड़ के कतर में, सऊदीया में, अमेरिका में जाकर खेलते थे। रोनाल्डो भी उस एज ग्रुप में जा चुके थे। लेकिन जॉ फेलिक्स हैं, किंग्सली कोमन हैं, इस किस्म के जो यंग प्लेयर्स थे, और इंग्लैंड के इंग्लिश प्रीमियर लीग छोड़ के जो प्लेयर्स जाने की रिवायत शुरू हुई सऊदी प्रो लीग में, उससे जो है वो यकीनन कहीं ना कहीं फ़र्क तो ये पड़ा है कि सऊदी अरब की जो गेम सेंस है वो डेवलप हुई है। सऊदी अरब की जो नेशनल टीम है उसके अंदर इंटरनेशनल मैचेस के प्रेशर को लेने का टेम्परामेंट पैदा हुआ है। उन्हें गेम की जो मैनेजमेंट है ऑन द डे, उसका जो है उनके अंदर सेंस डेवलप हुई है। प्लेयर ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, प्लेयर ज़्यादा डेवलप हुए हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ा है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के। जाहिर है अगर आप अल नसर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आपकी लर्निंग होगी उससे। जॉ फेलिक्स के साथ अगर आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, जो एसी मिलान में खेल के आ रहे हैं, चेल्सी में खेल के आ रहे हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल के आ रहे हैं, लीगा पोर्चुगाल में खेल के आ रहे हैं, सीरिया में खेल कर आ रहे हैं, तो जाहिर है उसका एक्सपोजर वो अपने साथ लेकर आएंगे। और ये एक्सपोजर जब वहां पहुंचा तो अब इस वक्त सऊदी प्रो लीग के बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया के अगर टॉप 5 लीग्स की लिस्ट बनेगी तो उसमें सऊदी प्रो लीग का नाम भी शामिल होगा, उसकी आई बॉल के एतबार से, उसके कमर्शियल एस्पेक्ट के एतबार से। और ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है कि उन्होंने वहां पर बिजनेस क्रिएट किया, लीग को डेवलप किया। तो इससे यकीनन फर्क पड़ा है, उनकी रैंकिंग भी इससे अब मजीद इंप्रूव होने का इम्कान है।
और अगर इस वर्ल्ड कप के वो राउंड ऑफ 16 में या क्वार्टर फाइनल तक, राउंड ऑफ 16 तक मुझे लगता है कि सऊदी अरब को जाना चाहिए। हाँ। अगर वो इससे आगे भी जाने में कामयाब होते हैं तो यकीनन स्टोरी बनेगी, उससे उनके नौजवान जो हैं वो ज़्यादा इसकी जानिब अट्रैक्ट होंगे और इस खेल को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। तो वर्ल्ड कप में सऊदी अरब की जो आने वाला 2034 का वर्ल्ड कप उन्हें होस्ट भी करना है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। तो 2034 तक के वर्ल्ड कप को होस्ट करने के दौरान जो टीम की डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इस एस्पेक्ट को अच्छा अहमद साहब, वैसे पूरी दुनिया में इमिग्रेंट्स बहुत सारे प्लेयर्स हमने देखे हैं वो खेल रहे होते हैं, सऊदी अरब में भी हैं क्योंकि ये किसी को नेशनलिटी तो देते नहीं, गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, तो इसमें क्या सारे के सारे सऊदी हैं यहाँ पे? सारे के सारे इसमें सऊदी अच्छा। प्लेयर खेल रहे हैं और मेरा ख्याल है सिर्फ एक प्लेयर है इनके 25 या 26 रुकने स्क्वाड में जो किसी फ्रेंच क्लब में खेलते हैं। अच्छा। बाकी सारे प्लेयर जो हैं वो उनके अपने ही होममेड हैं, अपने क्लब्स के अंदर खेलते हैं। पिछली साल जो टीम आई थी 2022 में उसमें 6-7 प्लेयर ऐसे थे जो अल हिलाल से ताल्लुक रखते थे। इस साल जो टीम आई है उसमें अल नसर के प्लेयर हैं, अल हिलाल के प्लेयर हैं, अल शबाब के प्लेयर हैं, तो वो सारा एक जो है तमाम जो क्लब्स हैं उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर पाई जाती है। जैसे अच्छा। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो उनके बड़े बड़े क्लब्स के प्लेयर होते हैं। सऊदी स्पेन की टीम की बात करें तो उनके बड़े बड़े क्लब्स के प्लेयर होते हैं स्पेन की टीम में। इस तरह सऊदीया के अंदर भी उनके अपने जो होम ग्रोन टैलेंट है वो अब टीम के अंदर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, लास्टली अब थोड़ी सी बात है मुझसे सब, ये ईरान और न्यूजीलैंड के मैच 2-2 से बराबर हो गया। अब ये किस टीम के लिए जीत के मुतरादिफ है जी? बराबर करना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा ये कि पहली दफ़ा हमने देखा है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद ईरानी परचम जो है वो अमेरिकन सरजमीन पर उस स्टेडियम पर लहराया गया, लेकिन स्टेडियम में ईरान का सिर्फ सरकारी परचम लहराने की इजाज़त थी। उसके बाद प्लेयर्स को भेज दिया गया मैक्सिको। गलबन एक या दो बंदे ऐसे थे जिनको वहाँ पे थोड़ा सा स्टे करवाया गया, कुछ पूछताछ की गई। ये क्या मामला था? देखिए, ईरान की टीम जब से वर्ल्ड कप में आई है यकीनन इस किस्म की बहुत सारी खबरें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त जो आलमी मंजरनामा एक बना हुआ है उसमें पहले ये बात हो रही थी कि ईरान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा, फिर ईरान जो है वर्ल्ड कप खेलने आ गया। उनको ये कहा गया कि आप मैक्सिको में रहेंगे क्योंकि अमेरिका में आपको सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। बाय द वे अमेरिका सुपर पावर भी है अपने तौर पर, और वो ईरान की एक फुटबॉल की टीम को जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। तो उन्हें ये कहा गया था कि आप मैच खेलेंगे वापस ले जाएंगे। जो आज लॉस एंजलिस में मैच खेला गया सुबह 6 बजे, उसमें सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि अमेरिका में ईरान का जो कौमी तराना था वो बजाया गया। अमेरिका में लॉस एंजलिस के स्टेडियम में एक बहुत बड़ा जो परचम था ईरान का उसको नुमायां किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के जरिए इंक्लूसिविटी का पैगाम दिया गया है। स्पोर्ट्स के जरिए उन्होंने ये मैसेज दिया है ईरान ने कि हम हर तरह के हालात में जाकर फुटबॉल खेलने के लिए, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो अमन और रवादारी का सबूत देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अमेरिका जो हुक्काम है, इमिग्रेशन हुक्काम, उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग भी किया है, बाकी तमाम टीमों को भी किया है, ईरान को भी किया है। आज भी जब वो रवाना हो रहे थे तो उनके कप्तान और असिस्टेंट कोच को रोक लिया गया और थोड़ी देर बाद उन्हें जो है वो जाने दिया गया। ये मैच जिसके बारे में आप इस पर मैं बताऊं तो ईरान जो है वो 20वें नंबर पर है फीफा रैंकिंग में, और न्यूजीलैंड जो है वो इस वर्ल्ड कप की सबसे लोएस्ट रैंक टीम है। तो मैं समझता हूं कि ईरान को ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन 2 बार कमबैक करके उन्हें ये मुकाबला बराबर किया और 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुए। लेट्स सी जी, आज 5 मैचेस खेले जाएंगे, उसमें देखते हैं कि कौन सी पलड़ा भारी रहता है और क्या ये जब तक सारी टीमों के 1-1, 2-2 मैचेस नहीं हो जाते तो ये जो ग्रुप स्टेज है ना, ये अभी तक बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड ही रहेंगी। अभी थोड़े से दिन लगेंगे, 10-15 दिन लगेंगे ये पॉइंट्स टेबल क्लियर होने में। तब तक देखते हैं कौन सी टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। आने वाले शोज़ में फर्दर से बात करेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।